हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज हम करने जा रहे हैं पेपर 1 में सब टॉपिक 1.6 के अंदर होमो इरेक्टस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था होमो हबिलिस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीसी होमो का आया वो होमो इरेक्टस था, और इसके बाद होमो सैपियंस जो कि हम ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है। तो होमो सैपियंस से जस्ट पहले का स्पीसी होमो इरेक्टस है। यहाँ पे इरेक्टस का सिंपल मीनिंग इरेक्ट मैन है, मतलब जो सीधा होकर चलता था। होमो हबिलिस भी बाइपेडलिज्म करता था, बट उससे थोड़े एडवांस्ड फीचर होमो इरेक्टस में है, आगे हम लोग देखेंगे। ये एक मोटा मोटा पिक्चर है कि कैसा दिखता था, हालांकि कोई भी कंप्लीट स्केलेटन नहीं मिला है जिससे कि एक कंप्लीट पिक्चर बनाया जा सके। अलग अलग स्केलेटन्स को जोड़कर एक ऐसा पिक्चर मोटा मोटा बनाया गया। ठीक है, अब देखिए टाइम स्पैन का बात करें अगर, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 0.25 मिलियन ईयर्स अगो तक ये पाया गया है। मतलब होमो हबिलिस के साथ को एग्जिस्ट किया इसने थोड़े टाइम तक। उसके बाद होमो हबिलिस एक्सटिंक्ट हो गया और होमो इरेक्टस फ्लरिश करने लगा। और होमो इरेक्टस का जो लोअर टाइम फ्रेम है वो होमो सैपियंस से कंसाइड करता है, मतलब कि ये होमो सैपियंस के साथ कुछ समय तक को एग्जिस्ट किया और उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गया। तो सब स्पीसीज़ की बात करें तो मेनली 4 सब स्पीसीज़ हम लोग आगे देखेंगे। जावा मैन, चाइना मैन, नर्मदा मैन और हाइडलबर्ग मैन, ये इनके साइंटिफिक नेम है। होमो इरेक्टस इरेक्टस को जावा मैन कहते हैं, इरेक्टस पेकिंसिस को चाइना मैन कहते हैं। मतलब ये जहाँ पाया गया है उसी के नाम पे जनरली इसका नाम पड़ जाता है। नर्मदा नेंसिस नर्मदा मैन को कहते हैं, और हाइडलबर्ग नेंसिस हाइडलबर्ग मैन को कहते हैं। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देखिए ये मैप से आपको समझाना होगा कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में है। यूरोप में भी 1-2 प्लेसेस है। हाइडलबर्ग जो है वो यूरोप में है, ठीक है। ऐसे इंडिया में है और चाइना में है, इंडोनेशिया में है, वियतनाम में है। तो ये सब हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और फर्स्ट फॉसिल जो था वो जावा में पाया गया था 1891 में। डिस्कवरर थे उसके यूजीन ड्यूबॉइस, और उन्होंने इसका नाम दिया था पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, मतलब इरेक्ट एप मैन। उनके हिसाब से ये एप से जस्ट, मतलब एप के बाद ह्यूमन के पहले का बीच का एक स्पीसीज़ है। बट बाद में और जो लेटर डिस्कवरीज हुई, जैसे जानुश ने डिस्कवरी किया और उसने नाम दिया होमो इरेक्टस, और कहा कि ये एक कनेक्टिंग लिंक नहीं है मैन और एप के बीच में, बट एक इवोल्यूशनरी स्टेज है इरेक्ट पोस्चर के साथ। मतलब मैन के पहले ऐसा नहीं है कि जस्ट पहले एप था और बीच में होमो इरेक्टस आ गया, ऐसा नहीं था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने देखा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी है, और उसके बाद होमो हबिलिस है, तब होमो इरेक्टस है। तो ये एक इवोल्यूशनरी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है होमो इरेक्टस ह्यूमन में। तो जानुस ने जो नेमिंग किया वो अभी ज़्यादा पॉपुलर है। और अदर फॉसिल्स जो यहाँ जावा के अलावा जो मिला, उसमें इंडिया में नर्मदा मैन है, जावा में जावा मैन है, चाइना में चाइना मैन है, वियतनाम में मिला, तुर्काना लेक में मिला, इथियोपिया में मिला, और ओल्डिविया गॉर्ज में मिला। ओल्डिविया गॉर्ज भी देखिए ये अफ्रीका में ही है, ठीक है। और फिज़िकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्रेनियल कैपेसिटी इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज़्यादा था, होमो हबिलिस से भी ज़्यादा था। एवरेज जो था 750 से 1250 सीसी तक था, और नर्मदा मैन का 1260 था। और ये जो क्रेनियल कैपेसिटी था मच मोर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हमने देखा था एवरेज 450 सीसी था, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और होमो हबिलिस का एवरेज था 650 से 750 के बीच में, तो उससे भी ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से तो बहुत ज़्यादा है। और विद इन द रेंज ऑफ होमो सैपियंस, मतलब हमारा जो लोअर रेंज है 820 से 2300 सीसी ह्यूमंस का ब्रेन होता है, तो हमारे लोअर रेंजेस में इसका ब्रेन का कैपेसिटी, इस क्रेनियल कैपेसिटी देखा गया। स्कल का बात करें तो देखिए स्कल जो है वो मोटा था थोड़ा, स्कल बोन्स मॉडर्न मैन से, और थोड़ा सा राउंड था ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एकदम से स्लैंटिंग ऐसा स्टार्ट होता है फोरहेड, बट इसका थोड़ा सा ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट लेसर दैन होमो सैपियंस, बट होमो सैपियंस के जितना फोरहेड अच्छे से नहीं दिखता और राउंड स्कल नहीं है।
ब्रो रिजेस जो है वो बड़े बड़े पास देखे गए हैं। ब्रो रिजेस हमारे आईब्रो के पास जो हड्डी होती है उसे कहते हैं। प्रोमिनेंट प्रोग्नेटिज्म देखा गया है, मतलब ये जो दांत का स्ट्रक्चर है यहाँ फेस का वो बाहर निकला हुआ है। और पोस्ट ऑर्बिटल कॉन्स्ट्रिक्शन देखा गया। पोस्ट ऑर्बिटल कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोग कहते हैं, देखिए इस पिक्चर में समझ आएगा आपको। ये जो ऑर्बिट है हमारा, इसके बाद का जो स्कल का हड्डी है वहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे डिप्रेशन है, गड्ढा है, तो इसे ही हम पोस्ट ऑर्बिटल कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये अच्छा खासा देखने को मिलता है होमो इरेक्टस में। और प्रेजेंस ऑफ मास्टॉइड प्रोसेस है। ये बोन जो है यहाँ पे एक वी शेप का, उसे हम मास्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। और ये बाइपेडलिज्म को अच्छे से दिखाता है, ठीक है। और ये स्कल का डायग्राम हम बना कर आएंगे और इसमें दिखाएंगे कि स्कल जो है थोड़ा राउंड हो गया और ब्रो रिजेस है जो बड़े बड़े अभी भी दिखाई दे रहे हैं। फोरहेड जो है वो थोड़ा बहुत इमर्ज है, हालांकि बहुत अच्छे से फोरहेड क्लियर नहीं है, पर फिर भी फोरहेड दिखता है। और मास्टॉइड प्रोसेस है, प्रोग्नेटिज्म में। और चिन जो है वो मोटा मोटी एब्सेंट होता है, किसी किसी फॉसिल में चिन देखा गया, ऐसे चिन एब्सेंट होता है, ठीक है। डेंटल फीचर्स की अगर हम बात करें तो होमो इरेक्टस का डेंटल फीचर काफ़ी सिमिलर था होमो सैपियंस से। पैराबोलिक डेंटल आर्केड देखा गया, जो कि हमारे अंदर भी है, इस तरह का पैराबोला, ऐसे दांत का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अरेंज होता है। और डेंटल आर्केड इस डाइवर्जिंग भी कहते हैं इसको। पैराबोला एक्चुअली में एक डाइवर्जिंग, दो डाइवर्जिंग लाइन्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। स्मॉलर डायस्टेमा इन सम फॉसिल्स। डायस्टेमा जो था वो थोड़ा कम हो गया, डायस्टेमा कहते हैं हम इंसिजर्स और कैनाइंस के पास जो दांतों में गैप होता है उसको, तो वो थोड़ा कम देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। टीथ जो है वो स्मॉलर दैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस बट लार्जर दैन ह्यूमन। देखिए दांत जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, छोटा होते गया है। और कैसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा डाइटरी हैबिट जो है वो मोर एंड मोर कुक्ड फूड और मतलब प्रोसेस्ड फूड की तरफ आने लगा। ह्यूमन जो है इतना कुक्ड फूड खाता है कि उसको अपने दांत से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, इसलिए हमारे दांत जो है वो छोटे हो गए। तो उसी तरह से होमो इरेक्टस भी फायर का जब डिस्कवरी कर लिया तो उसके लिए दांतों का यूज़ उतना नहीं रहा जितना ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए था, ठीक है। तो दांत इसी वजह से छोटे हो गए। सॉवल शेप्ड इंसीजर मेंट टू होल्ड थिंग्स। इंसीजर्स जो हमारे थे उसका शेप सॉवल का था। ये वर्ड बस आपको याद रखना है, ड्राइंग इसका सिंपल सा है, आगे देखने को मिल जाएगा। स्लाइटली प्रोजेक्टेड इंसीजर्स। अब इंसीजर्स जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, क्यों? क्योंकि कभी कभी वो अनकुक्ड फूड भी खाते थे। फायर का डिस्कवरी तो हो गया था बट फायर पे पूरा कंट्रोल आने में समय लगा था, इसलिए अनकुक्ड फूड भी उनको खाना पड़ता था। और प्रेजेंस ऑफ टाउरोडेंटिशन। देखिए टाउरोडेंटिशन किसको कहते हैं? enlargement ऑफ बॉडी ऑफ टूथ यूजुअली मोलर्स एंड पल्प चैम्बर। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये नॉर्मल मोलर टूथ है और ये टाउरोडेंट टूथ है। इसमें जो पल्प चैम्बर है सेंटर वाला वो ज़्यादा फूला हुआ रहता है और दांत जो है थोड़ा मोटा मोटा होता है। तो ये टाउरोडेंटिशन एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है होमो इरेक्टस का। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, 2 न्यू फीचर्स इन होमो इरेक्टस एज ड्यू टू रिडक्शन इन साइज ऑफ कैनाइंस। और मिस्टिकेशन बढ़ गया, मतलब चबाने का यूज़ तो हो ही रहा था चबाने के लिए दांत का, और प्रेजेंस प्रेशर ऑन मोलर बढ़ गया था। तो इस वजह से जो मोलर्स है वो थोड़ा सा मोटा मोटा देखने को मिलने लगा हम लोग को। और ये सॉवल शेप्ड इंसीजर ड्रॉ कर देना है, कुछ नहीं है, ये क्राउन है और ये हमारा रूट है। मतलब इंसीजर्स जो है वो सॉवल शेप का मिलने लगा था। ये पैराबोलिक डेंटल आर्केड बना देना है, ये टाउरोडेंटिशन बना देना है। अब हम लोग देखते हैं फोरहेड के बारे में। देखिए फोरहेड ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एकदम से अनक्लियर था, ऐसे एकदम स्लैंटिंग था। होमो इरेक्टस का थोड़ा सा आपको दिख जाएगा इस पिक्चर में भी, अगर आप देखिएगा होमो इरेक्टस को तो आपको फोरहेड जो है वो थोड़ा एरिया के लिए दिखेगा कि यहाँ पे इनका फोरहेड है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का तो बहुत छोटा सा दिखता है। तो ये जो फोरहेड है ये इतना स्ट्रेट नहीं बनेगा, थोड़ा सा स्लैंट ही है ये भी। और होमो सैपियंस जो है उनका पूरा राउंड है और ये थोड़ा स्ट्रेटर रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेटर, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करके आ जाना है। लीनियर स्पेरा हमने कई लेक्चर्स में देख लिया है। लीनियर स्पेरा हमारे फेमूर बोन जो है, जो हमारे थाइज़ का जो बोन है उसके पीछे वाले पार्ट में ये लीनियर स्पेरा होता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है जो कि मसल्स के मतलब अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। तो थाइज़
हमारे बॉडी का बाइपेडलिज्म की वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसलिए क्योंकि पूरा लोड जो है पैरों पे ही रहता है और चलते भी हम इसी से। तो लिनिया स्पेरा जहाँ पे भी पाया जाता है वो इंडिकेशन होता है कि बाइपेडल लोकोमोशन हो रहा था, ठीक है। इन अदर पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमी देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया पोस्ट क्रेनियल उसमें, क्योंकि पोस्ट क्रेनियल में क्या क्या आता है, हमारे लिम्स, हमारे फिंगर्स, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ये सब, मतलब सब कुछ स्पाइन वगैरह सब कुछ सिमिलर ही है ह्यूमंस के। पेल्विक रीजन ये सब कुछ लगभग सिमिलर है, तो इसलिए उस पर चर्चा हम लोग उतना नहीं किए। जो डिफरेंट है उस पर चर्चा कर लिए। अब कल्चरल फीचर की बात करें तो इनमें टूल ट्रेडिशन देखा गया था। हालांकि फर्स्ट टूल यूज़र्स हम लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही फर्स्ट टूल यूज़र्स थे, बट उतना ब्रॉड यूज़ नहीं होता था वहाँ टूल्स का। और यहाँ पे तो अच्छे खासे टूल्स यूज़ होने लगे थे। होमो हैबिलिस भी टूल्स यूज़ करते थे, बट इनका जो टूल था वो बाईफेशियल था। बाईफेशियल मतलब कि दोनों साइड से एक स्टोन को मतलब काट छाट का टूल बनाया जाता था, तो उसको बाईफेशियल टूल कहते थे। वो एक स्पेशल फीचर था। चॉपर टूल था, चॉपर्स थे और चॉपिंग टूल्स थे, क्लेक्टोनियन और लेवलोसियन। देखिए ये दो टर्म जो है वो आपको बाद में एक्सप्लेन होगा जब हम लोग आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस याद रख लीजिए कि ये सब वर्ड्स इसमें आए, ठीक है। यहाँ एबेवेलियन और अचूलियन ये सब कुछ आपको आर्कियोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ चूँकि हम मेनली प्राइमेट से डील कर रहे हैं तो आर्कियोलॉजी में उतना नहीं घुसेंगे। यहाँ पे देखिए एक टूल्स ओल्डुआन चॉपर जो है, कुछ ऐसा ही चॉपर मतलब पाया गया है हर जगह। ओल्डुविया गोर्ज में भी होमो इरेक्टस मिला है, तो वहाँ पे ऐसा चॉपर मिला है, ठीक है। अब देखिए अचूलियन टूल्स की अगर बात करें ऑफ लोअर पैलियोलिथिक। अभी पैलियोलिथिक किस टाइम पीरियड को कहते हैं ये आप गूगल करके देख लीजिए, उसमें भी लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक मिलेगा आपको, ठीक है। फिर मीजोलिथिक, नियोलिथिक, बहुत सारा टाइम फ्रेम है, वो सब आर्कियोलॉजी का पार्ट है। अच्छा अभी देखते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ टूल ऑफ इरेक्टस इज़ अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। और कौन कौन से टूल्स थे, हैंड एक्स थे, क्लीवर थे। देखिए आई पुट इनटू कैटेगरी ऑफ कोर टूल ट्रेडिशन वेयर मल्टीपर्पज़ टूल फॉर कटिंग, चॉपिंग, डिगिंग, स्क्रैपिंग। मोस्टली हैंड एक्स, देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है। ये एक हैंड एक्स है, ये मैम ने बनाया है, पला मिश्रा मैम ने। और यहाँ पे एक ये भी एक हैंड एक्स है। तो हैंड एक्स कुछ क्लीवर की तरह ही दिखता है, मतलब कि दोनों साइड से उसको एक फेस बना दिया जाता है इस तरह का दोनों साइड से, तो वो बन जाता है हैंड एक्स। और क्लीवर भी कुछ वैसा ही होता है, उसमें बस साइड को फ्लेक किया जाता है और इसमें पूरे सेंटर से लेकर फ्लेकिंग किया जाता है। तो ये डायग्राम्स आपको डिटेल में याद रखने हैं। ये सिंपल डायग्राम से बनाना आसान है, इसलिए ज़रूर बनाइए, मार्क्स इससे इम्प्रूव होते हैं। अब देखिए इनका जो रहने का कल्चर था, कल्चर में सिर्फ टूल्स तो आता नहीं है, और भी चीज़ें हैं। जैसे रहने का एरिया में ये हंटिंग जो था, इसलिए हंटर गैदरर्स इनको कहते थे, मतलब कि हंटिंग भी करते थे और सामान इकट्ठा करके वापस भी आ जाते थे। अब अगर हंटर गैदरर्स कह रहे हैं हम इन्हें, इसका मतलब कि इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल था। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि ये केव में रहते थे। तो फर्स्ट केव में रहने वाला जो मतलब स्पीसीज़ था वो होमो इरेक्टस को ही कहा जाता है कि फर्स्ट केवमैन था ये, ठीक है। और आगे हम लोग और भी इसका देखेंगे क्या क्या ये इम्पॉर्टेंट कल्चर का पार्ट। अभी हंटिंग को अगर देखें हम लोग तो मैनी ब्रोकन लॉन्ग बोन्स ऑफ इरेक्टस टाइम हैव बीन फाउंड एट एम्ब्रोना एंड टोराल्बा इन स्पेन, ठीक है। और इसको स्टडी किया था क्लार्क हॉमेल ने। तो ये एग्जांपल्स जो है आपके वैल्यू एडिशन का पार्ट है, आप इसमें कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं जहाँ पे कि बोन्स पाया गया है हंटिंग का। तो ये एविडेंस है ऑफ हंटिंग ऑफ बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैज़ बीन फाउंड। बताइए हाथी मार ले रहे हैं, 4 फीट के लोग हैं और हाथी मार ले रहे हैं। फॉर बिग गेम हंटिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर मस्ट हैव बीन रिक्वायर्ड। अब हाथी मारना इतना आसान तो है नहीं कि ऐसे ही बिना प्लानिंग के मार लेंगे, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर का ज़रूरत पड़ा। और उसी के लिए लैंग्वेज का भी ज़रूरत पड़ने लगा, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी था। तो ब्रेन में ब्रोका एरिया एक होता है, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ और लैंग्वेज का डेवलपमेंट
द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉलोड द प्रोग्रेस ऑफ टूल टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टूल का टेक्नोलॉजी बढ़ा वैसे वैसे लैंग्वेज का भी हम लोग देखें कि ग्रोथ हुआ। अब इसमें इंटरकनेक्शन इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ता है वो एक दूसरे का कॉज एंड इफ़ेक्ट होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा हम लोग एडवांस्ड टूल का यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमें ज़रूरत फील होता है लैंग्वेज का, और ब्रेन उसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन में ग्रो करता है। अभी नेक्स्ट है हंटिंग एंड ग्रुप लिविंग एक्टेड एज सिलेक्टिव फोर्स। अभी मैंने बोला आपको कि सिलेक्टिव नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है तो लैंग्वेज डेवलप होता है। मतलब कि ऐसे म्यूटेशन होकर कुछ ऐसे न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं जो कि उस समय पर लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करते थे, तो वो आगे सर्वाइव कर जाता है। तो दिस फेवर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी साइट्स। अभी नेचुरल सिलेक्शन से क्या क्या डेवलप हुआ, मेमोरी साइट डेवलप हुआ ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे का जो सेरेबेलम वाला एरिया है उसे हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं। तो इसमें आपको मेमोरी साइट्स डेवलप हुए। थिंकिंग साइड फ्रंटल लोब में डेवलप हुआ, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डेवलप हुआ फ्रंटल साइड में। और डिफरेंट मोटर एरियाज़, ये बीच में जो है वो एक मोटर कॉर्टेक्स होता है, तो वो मोटर एरिया भी डेवलप हुआ। और देयर बाय इनेबलिंग इरेक्टस पॉपुलेशन विथ मोर देन जस्ट सिम्बॉलिक बिहेवियर। सिंबल से ज़्यादा ये बोलने के लिए भी सीख गए। ब्रोका एरिया जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो ब्रेन में कहीं यहाँ पर होता है ब्रोका एरिया, तो ब्रोका एरिया भी अच्छे से डेवलप हो गया। तो कल्चर में हमने देखा कि इतने सारे चीज़ डेवलप हुए, मेमोरी साइट्स और थिंकिंग साइट्स और मोटर एरिया, ब्रोका एरिया लैंग्वेज के लिए डेवलप हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या कल्चरल एडवांसमेंट हुआ इनका, यूज़ ऑफ फायर। देखिए फायर को यूज़ करने वाले ये पहले स्पीसीज थे। फर्स्ट बट debatable evidence of use of fire by man has been 1.5 million year ago remains at Turkana and Baringo lakes। देखिए फायर का फर्स्ट यूज 1.5 मिलियन ईयर्स एगो देखा गया। अब चूँकि होमो इरेक्टस 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 0.25 मिलियन ईयर्स एगो तक देखे गए हैं, तो इनको ही क्रेडिट दिया जाता है कि ये फायर को यूज़ करते थे। और ऐसा एविडेंस भी मिला है तुर्काना और बरिंगो लेक्स पे। और स्वाट क्रांस में क्या देखा गया, डेफिनिट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ फायर बाय इरेक्टस आर 1 मिलियन ईयर एगो। अब 1.5 मिलियन ईयर एगो मिला जो कि डिबेटेबल एविडेंस है, डेफिनिट एविडेंस जो मिला है वह 1 मिलियन ईयर्स एगो का। तो अभी फर्स्ट यूज़ ऑफ फायर होमो इरेक्टस किया था या होमो सेपियंस किया था, इस पे डिबेट है। ठीक है, क्योंकि होमो सेपियंस भी 60,000 से 1 मिलियन से ईयर एगो तक आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे कहीं कहीं। तो यूज़ ऑफ फायर को फिर भी हम लोग क्रेडिट देते हैं कि फर्स्ट यूज़ ऑफ फायर होमो इरेक्टस ने किया था। रिचुअल्स की बात करें तो देखिए स्पेन में आपको एक साइट है, वहाँ पे along with fossils of Homo erectus, his stone tools and animal bones have also been found। तो स्पेन के साइट पे मतलब ब्यूरियल टाइप का मिला हम लोग को। तो ब्यूरियल तभी होता है जब कल्चर होता है। ब्यूरियल में उसका टूल्स और जो एनिमल्स का बोन है, हो सकता है उसके पेट एनिमल्स हो, या हो सकता है उसने जिसे हंट किया हो, या हो सकता है जिस एनिमल ने उसे मारा हो उसका बोन होगा। ठीक है, और रिब ऑफ बाइसन का रिब मिला, और विथ 2 पैरेलल lines engraved has been found which might have been used for ritual। और क्या मिला इन फॉसिल्स के अलावा, बाइसन का रिब मिला जिस पे कि 2 पैरेलल लाइन बनाए हुए थे। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इंटेंशनली ये बनाया हुआ है, तो वो भी रिचुअल को इंडिकेट करता है। अभी हैबिटेशन का बात करें तो देखिए रेसिडेंशियल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने लगा क्योंकि ये हंटर गैदरर्स के कैटेगरी में आ गए थे। उतना भी सेडेंट्री नहीं, लेकिन अब ये केव्स में रहने लगे थे और वाटर सोर्स के बगल में रहने लगे थे, नियर वाटर बॉडीज़। तो इससे क्या हुआ कि इनका जो वर्क प्लेस था वो सोर्स ऑफ स्टोन, जहाँ जहाँ मिलता था पत्थर, वहाँ वो दिन भर टूल्स बनाते थे और फिर ऐसे शिकार करने जाते थे। तो नदी के किनारे तो पत्थर मिलते ही है, तो बहुत ही मतलब ऑब्वियस प्लेस था कि कोई ऐसा पहाड़ हो जहाँ के आसपास नदी जा रहा हो, तो वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं इनके फॉसिल्स मिलने के। और अगर यहाँ पे देखिए इवोल्यूशनरी स्टेटस देखें हम लोग, ये फाइलोजेनेटिक स्टेटस को देखिएगा, तो लास्ट कई लेक्चर से हमने ये डायग्राम देखा है। और इसमें देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक अननोन एंसेस्टर से डेवलप हुआ है,
और उसी अननोन एंसेस्टर से चिंपैंजी और गोरिल्ला भी डेवलप हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस के बाद आपको होमो सैपियंस और निएंडरथाल्स दोनों डेवलप हुए। तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। इसके अलावा आप और भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही ड्रॉ करना है, आप इस तरह का भी स्कीम लेकर चल सकते हैं कि यहाँ पे अननोन होमिनिन लिख सकते हैं कि हमें नहीं पता कौन है, और एक तरफ चिंपैंजी वाला चला गया और ये आ गया आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी आपको एफ्रेंसिस, अफ्रीकेनस और इधर रोबस्टस वाला दिखाना हो तो वो भी दिखा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में भी 2 साइड थे, और ये जो ग्रेसाइल वाला साइड था इससे होमो हबिलिस आया, इससे होमो इरेक्टस आया। ठीक है, तो वो डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग होमो इरेक्टस का। अब चूँकि ये जीनस होमो है, फिर भी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिमिटिव कुछ वो इसमें मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो देख लेते हैं उसको भी हम लोग दिखाएंगे। बोन्स ऑफ क्रेनियल वॉल्ट वेरी थिक, ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है कि मोटा मोटा हड्डी हो सर का। फ्रंटल बोन जो है वो रिसीडिंग होता है। फ्रंटल बोन हम इसे कहते हैं, ये जो आपके फोरहेड से लेकर और मिड ब्रेन तक एक हड्डी होता है वो फ्रंटल बोन होता है। तो वो रिसीडिंग यानी कि ऐसे पीछे की तरफ दबा हुआ आपको दिखेगा अभी भी, मतलब राउंड पूरा नहीं दिखेगा या फ्लैट नहीं दिखेगा हम लोग की तरफ फोरहेड। और स्ट्रांगली डेवलप्ड सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस। देखिए सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस वही अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि ये देखिए ब्रो रिज जो है उसे ही हम सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस कहते हैं। मतलब आँखों के ऊपर जो आईब्रो है वहाँ पे हड्डी बहुत मोटा बाहर निकला हुआ, ये भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखा जाता है, चिंपैंजीज में देखा जाता है। स्मॉल मैस्टॉइड प्रोसेस, देखिए मैस्टॉइड प्रोसेस जो है बाइपेडल लोकोमोशन के लिए, ये वी शेप का बोन ये अभी भी छोटा ही है बट उतना मतलब ह्यूमंस के जितना अच्छे से डेवलप नहीं है। और ब्रॉड नेज़ल बोन्स जो है थोड़े चौड़े हैं, मतलब नाक अभी भी बंदर की तरह दिखता है और नाक अभी भी चौड़ा दिखता है, तो मतलब ब्रॉडली एक नाक दिखता है। हमारा नाक एकदम खड़ा और पतला जनरली होता है। प्रोग्नाथिज्म अभी भी देखा गया है, और एल्वियोलर प्रोग्नाथिज्म कहते हैं इसको, मतलब अपर जॉ मैक्सिलरी अपर जॉ का प्रोग्नाथिज्म देखा जाता है। ज़्यादातर ऊपर वाला जो दांत है वो ज़्यादा मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और चिन जो है वो एब्सेंट है अभी भी, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्लैट फोरहेड है, फोरहेड मतलब उतने अच्छे से राउंड होकर डेवलप नहीं हुआ, ऐसे एक फ्लैट फोरहेड है इस तरह का। ठीक है। मैसिव बॉडी ऑफ मैंडिबल कहते हैं हम इस लोअर जॉ को, और ये जो है वो मैसिव है, मतलब कि अभी भी चिंपैंजीज वाला कोई गुण है इनमें। ये लोअर जॉ ह्यूमंस में जो है वो काफ़ी स्मॉल और छोटा हो गया है। और लार्ज अपर इंसीजर्स जो है अभी भी बड़े हैं, क्योंकि फायर पे पूरा कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो खाना अभी भी कच्चा खाना पड़ता था इनको कभी कभी। ये सब प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है होमो इरेक्टस के। अब कुछ एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, जैसे कि क्रेनियल कैपेसिटी बहुत बढ़ा हुआ था और लोअर रेंज ऑफ ह्यूमंस होमो सैपियंस के आसपास था। ठीक है। रिलेटिव साइज़ ऑफ फेस जो था वो छोटा था, मतलब कि अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन करें तो होमो हैबिलिस से भी कंपेयर करें तो इनका जो चेहरा का साइज़ था वो थोड़ा छोटा था, जो कि इंडिकेट करता है कि प्रोग्नाथिज्म जो है धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। फिर फोरामेन मैग्नम जो है वो प्लेस्ड मोर एंटीरियरली, और आगे की तरफ फोरामेन मैग्नम यानी कि वो होल जिससे कि हमारा स्पाइन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है जो इंटर करता है ब्रेन में, तो वो जितना आगे की तरफ प्लेस्ड होता है, जितना सेंटर की तरफ प्लेस्ड होता है, तो उतना मतलब सेंटर ऑफ मास अच्छा होता है, और ब्रेन जो है वो बैलेंस्ड होता है हमारे नेक पर, और मतलब बाइपेडल लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो और चिंपैंजीज में वही चीज़ एकदम पीछे की तरफ होता है, और उनका फेस जो है एकदम बाहर की तरफ निकला होता है, तो उनका ब्रेन जो है वो सेंटर नहीं होता है नेक पर, जिस वजह से वो बाइपेडल लोकोमोशन नहीं करते और आगे की तरफ झुक के चलते हैं। ठीक है। डेंटल आर्केड जो है वो पैराबोलिक है, ये भी एक एडवांस फीचर है, ह्यूमन की तरह है। डेंटल मॉर्फोलॉजी जो है मतलब दांतों का जो शेप है वो मोर लाइक होमो सैपियंस है रादर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि
होमो सैपियंस में भी जो दांत है वो छोटे छोटे हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत बड़े बड़े होते थे, मोटे मोटे। तो क्लोजली मतलब रिलेटेड है होमो सैपियंस के दांतों से उनका शेप। और पोस्ट क्रेनियल एनाटॉमी जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू होमो सैपियंस। अभी हमने शुरू में भी देखा था कि पोस्ट क्रेनियल में क्या क्या आ जाएगा, आपके लिम्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा, पैर, हाथ, फिंगर्स का, बाकी कॉलर बोन्स का। तो ये सब लगभग ह्यूमंस की तरह सेम है, इसलिए ये भी एक एडवांस्ड फीचर है। तो इसलिए होमो इरेक्टस जो है वो मोर एडवांस्ड देन इवन द मोस्ट इवॉल्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस जो था, जो सबसे इवॉल्व हो गया था, उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है होमो इरेक्टस, बट सर्टेनली लेस इवॉल्व देन होमो सैपियंस। हम लोग से तो कम ही एडवांस्ड था, क्योंकि काफ़ी फीचर्स हमारे वाले उसमें अभी नहीं आए थे। और होमो इवोल्यूशन फ्रॉम होमो हबिलिस टू taller, bigger brained Homo erectus is within a short span of time called punctuated equilibrium। देखिए, बहुत कम टाइम में, लगभग 100 to 200 मिलियन ईयर्स अगो में, 1 से 2 मिलियन ईयर अगो के टाइम पीरियड में ये डेवलप हो गया होमो इरेक्टस। तो इसी जल्दी जो गुण इनमें ब्रेन बढ़ना, मतलब जैसे होमो सैपियंस के इतने करीब आ गए, तो ये जल्दी जो डेवलपमेंट हुआ उसे हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। और द पीरियड बिटवीन 2 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्रूशियल पीरियड। इस टाइम पीरियड में इनका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था और इसे काफ़ी क्रूशियल माना जाता है होमो इरेक्टस के लिए। अकॉर्डिंग टू क्रांड्स, पॉसिबल रीज़न कुड बी परसिस्टेंट हंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी साइट्स इन ऑसिपिटल लोब। और ऐसा होने का मतलब एक कारण दिए हैं क्रांड्स नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, कि चूँकि हंटिंग इतना नेसेसरी हो गया था और इतना मतलब रेगुलर होने लगा था कि ब्रेन पे उसका असर पड़ता था, कि हमारा जो मतलब ब्रेन का साइज़ है वो धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन से जल्दी बढ़ने लगा। तो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 मिलियन ईयर्स के टाइम स्पैन में ही मतलब इतना चेंजेस आ गया, होमो हबिलिस से होमो इरेक्टस बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जावा एंड चाइनामैन, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको होमो इरेक्टस का ज़्यादातर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप अगेन हमेशा इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।